ये पूरी कन्वर्सेशन जो है मेरे एक सब्सक्राइबर के दरमियान में, ठीक है। मैंने आज से कुछ दिन पहले व्हाट्सएप के ऊपर सवाल पूछा था कि अगर आप लोगों के कोई सवालात हैं मुझसे तो मैं उसे आंसर करने की कोशिश करूँगा। तो उसमें एक जो है सवाल मुझसे पूछा गया कि मैं जो है वो आपसे बात करना चाहता हूँ और मेरे बहुत सारे सवाल आते हैं। तो मैंने कहा मुझे काइंडली ईमेल कर दें वेल स्ट्रक्चर्ड फॉर्म में ना। तो वो जो उनका ईमेल मुझे रिसीव हुआ है ना, बहुत ही ज़्यादा अच्छे तरीके से रिटर्न है और लिटरली जवाब देने का दिल कर रहा है। अब ये जो ईमेल है इसके पॉइंट्स देखें, ठीक है। ही इज़ अ स्टूडेंट, ठीक है। सेकेंडली ही इज़ अ ऑर्फन, सही। और कह रहे हैं कि मुझे मोटिवेशन है वर्क करने के लिए और मैं फाइनेंशियली रिस्पॉन्सिबल भी हूँ और मैं अच्छे डिसीजंस लेना चाहता हूँ और अपने आप को फाइनेंशियली सिक्योर करना चाहता हूँ। स्टूडेंट है, ऑर्फन है, फाइनेंशियली स्ट्रगलिंग है और ब्राइट फ्यूचर चाहता है, सही है। इसके अलावा ही इज़ आस्किंग कि मुझे स्टॉक एक्सचेंज में इन्वेस्टमेंट स्टार्ट करनी है और उसने कुछ क्वेश्चंस बड़े अच्छे से फॉर्मुलेट करके दिए हैं, ठीक है ना। कि हाउ टू चूज़ अ रिलायबल ब्रोकर, ठीक है। हाउ टू ओपन एंड मैनेज स्टॉक मार्केट और ट्रेडिंग अकाउंट, ठीक है। कौन कौन से स्टॉक्स बाय करने हैं लॉन्ग टर्म के लिए, ठीक है। रिसर्च कैसे करेंगे, एनालाइज कैसे करेंगे, ठीक है। और रिस्क मैनेजमेंट और इन्वेस्टमेंट स्ट्रैटेजीज़ क्या होंगी और लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट प्लान है उसका 5 से 10 साल के लिए अपने हालात चेंज करने के लिए। तो आई थिंक दिस इज़ वन ऑफ द बेस्ट ईमेल और क्वेश्चन जो मुझे रिसीव हुए हैं। तो आई वुड से कि मैं पूरा जो है ना इसे एक्सप्लेन करता जाऊँगा, एक कन्वर्जेशन होगी। और सिर्फ उसके दरमियान नहीं, तो मैंने इस रिकॉर्डिंग कर इसलिए करना पसंद किया कि मैंने कहा यार ये ज़्यादातर लोगों का यही मामलात हैं। तो अगर आप लोग इससे रिलेट कर पाते हो तो गो, ठीक है ना। पूरी वीडियो एंड तक देखिएगा, आपको बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होगा। तो स्टार्ट करते हैं, ठीक है। मेरा नाम डैश है, ठीक है। और मैं एक इंजीनियरिंग का स्टूडेंट हूँ और मेरा मॉडेस्ट बैकग्राउंड है, ठीक है। और मेरे सरकमस्टांसेस ऐसे हैं कि मैं एक ऑर्फन हूँ, यानी कि मेरे वालिद साहब नहीं हैं, जो कि अंदाज़ा दिखाता है कि आप हो सकता है मोस्ट लाइकली फाइनेंशियली स्ट्रगल कर रहे हो, क्योंकि वालिद साहब का ना होना ही एक बहुत बड़ा जो है वो चैलेंज हो जाता है। ज़िंदगी बहुत ही ज़्यादा मुश्किल हो जाती है, क्योंकि आधे से ज़्यादा चैलेंजेस जो होते हैं फाइनेंशियल, वो एक ख़ास लिमिट तक 22 साल 25 साल तक वालिद साहब छुपा के रखते हैं, ठीक है ना। जब वालिद साहब नहीं होते तो फिर आपको दुनिया की हार्श रियलिटीज़ को फेस करना पड़ता है। तो आई कैन जस्ट इमेजिन कि किस किस्म की कंडीशन से मोस्ट लाइकली जो है ना वो डेली उनसे चैलेंजेस हो रहे होंगे, ठीक है ना। इसके अलावा एक और चीज़ कह रहे हैं कि आई वांट टू लर्न कंटिन्यूसली अंडर योर मेंटोरशिप और गाइडेंस एज अ स्टूडेंट लर्न्स फ्रॉम टीचर। आई एम लुकिंग फॉर अ लॉन्ग टर्म सपोर्ट सो आई कैन इम्प्रूव माई नॉलेज स्टेप बाय स्टेप, मेक फर्दर एंड बेटर इन्वेस्टमेंट डिसीजंस ओवर टाइम। तो पहला, ये बहुत अच्छी चीज़ है, आपने मेंटोरशिप की बात की, ठीक है। अब मैंने जो पूरा आज तक वीडियोस वगैरह अपलोड करता रहा हूँ, तो उसमें आप देखेंगे मैं ज़्यादा जो है ना वो SEO बेस्ड और ब्रॉड स्पेक्ट्रम और लोगों को रीच करने की मेरी कोशिश होती भी नहीं है। मैं जस्ट वीडियोस रिकॉर्ड करता हूँ और आप लोगों के लिए प्रोवाइड कर देता हूँ कि इन फ्यूचर, क्योंकि मुझे पता है जितना स्ट्रगल मैंने ज़िंदगी में फाइनेंशियल चीज़ों को संभलने समझने में कर रहा हूँ ना, मैं चाहता हूँ कि कोई और बंदा ये ना करे और मे भी कोई फ्यूचर उमैर हो जिसको ज़िंदगी में ये सवाल जो मुझे उस वक्त कोई आंसर करने वाला नहीं था, तो उसके लिए हेल्पफुल हो। तो आई होपफुली आई विल ट्राई माई बेस्ट टू बी, ठीक है ना, एज मच और लिटल नॉलेज आई हैव, ठीक है ना। उसके साथ साथ मैं आप लोगों को जिस हद तक हो सकेगा करता जाऊँगा साथ साथ, ठीक है। अच्छा जी, स्टार्ट करते हैं। पहला सवाल इन्होंने जो पूछा है ना वो है कि हाउ टू चूज़ अ रिलायबल ब्रोकर। अब सिनेरियो ये है कि ही इज़ अ स्टूडेंट, ठीक है। और सेकंड इज़ ही इज़ अ ऑर्फन एज वेल। तो अब यहाँ पे समझने की ज़रूरत है कि ब्रोकर जो होता है ना स्टॉक मार्केट में, वो क्या है, वो आपको रिप्रेजेंट करता है स्टॉक एक्सचेंज के ऊपर, ठीक है। जैसे वकील करता है अदालत के अंदर जज के सामने, सही है। जज आपकी बात नहीं सुनेगा, वकील की बात करेगा। आपको जो बात करनी होगी आप वकील से कहोगे, वकील आपके बिहाफ पे जो है जज से कहेगा, ठीक है। स्टॉक मार्केट में भी ऐसे ही है कि आपको जो शेयर खरीदना है, आपको जो ऑर्डर प्लेस करना है, जो मामला स्टॉक मार्केट से आपने करने हैं, आपने ब्रोकर से करने होते हैं। तो इसलिए ब्रोकर का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। तो अब बात ये आती है कि आप पैसे डिपॉजिट करते हो स्टॉक मार्केट में, वो भी ब्रोकर के पास होते हैं। जो आप शेयर्स खरीदते हो वो भी ब्रोकर के पास ही पड़े हुए होते हैं मेजोरिटी टाइम्स में, ठीक है ना। और अगर आप चाहते हो तो वो एक अलग सिक्योर सिस्टम होता है CDC का, उसमें आप डाल सकते हो, लेकिन मेजोरिटी टाइम आपके ब्रोकर के पास होते हैं। यानी कि ब्रोकर का एक बहुत ज़्यादा अहम रोल होता है। दूसरा, ब्रोकर आपको रिसर्च प्रोवाइड करता है, ठीक है। यहाँ तक आ गया। अब बात करते हैं हाउ टू चूज़ अ रिलायबल ब्रोकर, ठीक है। अभी मैं आप लोगों को चीज़ समझा रहा हूँ, लेकिन ये कि आर्टिकल में मौजूद होगा मेरी वेबसाइट पर, इस पर। तो देखें, ब्रोकर के अंदर ना कुछ खासियतें आपने देखनी है। पहला, जो ब्रोकर है ना वो आपको रिस्पेक्ट और रिसर्च प्रोवाइड करो। रिस्पेक्ट से मेरी मुराद क्या है कि वो आपसे जो सवालात हैं आपके वो एड्रेस करे। अगर आपको कोई एजेंट अलॉट करता है जो कि डायरेक्टली आपसे कनेक्शन में रहता है और आपके जो भी सवालात हैं
वो डील करता है, तो बहुत अच्छी बात है। लेकिन डायरेक्ट और पर्सनलाइज एक जो असिस्टेंस होता है ना, वो ज़्यादातर केसेस में तब मिलता है जब आपकी बहुत बड़ी कोई इन्वेस्टमेंट होती है। छोटे केसेस में ये नहीं मिल रहा होता। और जैसा कि आपने मुझे बताया कि आप एक स्टूडेंट हैं और आप एक ऑर्फन भी हैं, यानी कि आपके पास कोई डेडिकेटेड सोर्स ऑफ इनकम भी नहीं होगा, तो ये चीज़ नहीं होगी, ठीक है। तो ब्रोकर फ़िलहाल आपकी ज़िंदगी में ये चीज़ शायद ना प्रोवाइड करे असिस्टेंस, ठीक है। मुझे नहीं पता, अगर आपको ख़ानदानी कोई विरासत में दौलत मिलती है काफ़ी, तो वो एक अलग बात है। सही है, ये हो गया। और दूसरा जो चीज़ इंपॉर्टेंट है ना ब्रोकर की, वो ये कि आपको रिसर्च प्रोवाइड करें, ठीक है। अब रिसर्च को ओवरकम करना के लिए अगर तो ब्रोकर आपको खुद रिसर्च नहीं देता, तो आपको थोड़ी सी ये होगा कि आपको डिफरेंट ग्रुप्स ज्वाइन करने पड़ेंगे। आप मेरा व्हाट्सएप का जो चैनल है, इट्स वन ऑफ द गुड सोर्सेज है, जिससे आप दुनिया मार्केट से अपडेट रह सकेंगे, ठीक है। बाकी आपको जो है वो डिफरेंट ब्रोकर्स की रिसर्चेस ट्राई करनी पड़ेंगी कि यहाँ से मिल जाए, वहाँ से भी मिल जाए। और उससे भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ ये होगी आपके लिए, क्योंकि जहाँ तक मुझे समझ में आ रहा है ना, वो ये है कि आपके पास इस वक्त कोई डेडिकेटेड सोर्स ऑफ इनकम नहीं मौजूद, सही है। तो आपको एक सहूलत अकाउंट खुलवाना पड़ेगा, जो कि बेसिकली एक लिमिटेड अकाउंट है, जिसमें आप 10 लाख से ऊपर इन्वेस्ट नहीं कर पाएंगे, ठीक है, गालिबन। और उसमें दो ऑप्शंस हैं। एक तो अगर आप किसी बड़े शहर से ताल्लुक़ रखते हैं तो आपका कोई ब्रोकर खोल देगा, ठीक है। लेकिन मैंने अभी ये देखा है कि बहुत सारे लोग अप्लाई कर रहे थे सहूलत अकाउंट के लिए, तो उनको ब्रोकर्स मना कर रहे थे कि भाई आपका जो जो है ना वो हाई रिस्क एरियाज से है। अब हाई रिस्क एरियाज जो अभी तक समझ में आई है वो ये कहानी है कि बहुत से जो ब्रोकर्स हैं ना, और गवर्नमेंट ने लिमिट किया हुआ है कि जहाँ पे मनी लॉन्ड्रिंग के मामला ज़्यादा होते हैं ना, तो वहाँ पे लोगों को सहूलत का जो अकाउंट है, जिसमें आपके पास इनकम सोर्स नहीं देना पड़ता, स्टूडेंट्स के लिए बेहतरीन होता है, ये वाला वो नहीं खोलते। तो इसमें मेरे ख्याल से गालिबन आप जैज़ कैश के थ्रू अप्लाई करके देख लीजिएगा, जो के ट्रेड वालों की है, तो उसमें पॉसिबल है कि उस थोड़े से चांसेस आपके ज़्यादा बढ़ जाते हैं अकाउंट खुलने के। दूसरा तरीका जो मैं आपसे कहूँगा वो ये कि आप अगर, ठीक है ना, आपकी वालदा जो है वो पढ़ी लिखी हैं और कोई जॉब करती हैं, ठीक है ना, तो बेहतर ये रहेगा, ठीक है ना, बेहतर ये रहेगा कि आप जो है अपनी वालदा के नाम पे अकाउंट खुलवाएं, सही है। तो उससे क्या होगा कि आपको बार बार वो चेंजिंग नहीं करनी पड़ेगी मामला ना। तो वालदा अगर आपके पास जैसे जॉब करती हैं और उनके पास सोर्स ऑफ इनकम प्रोवाइड करने के ऑप्शंस अवेलेबल हैं, तो उनके नाम पे अकाउंट खुलवाएं और उनका अकाउंट आप मैनेज करते रहें, वो ज़्यादा आपके लिए बेहतर ऑप्शन है। और दूसरा, अगर आप 18 साल से कम है, अब आपने यहाँ पे अपनी एज नहीं मेंशन की हुई ना, तो अगर आपकी उम्र जो है वो 18 साल से कम है, तो फिर तो आपके पास ज़्यादा बेहतर ऑप्शन यही है कि आप अपनी वालदा के नाम पे अकाउंट खुलवाएं, ठीक है। तो यहाँ तक आ गया, ठीक है। अब बात करते हैं कौन सा ब्रोकर, ठीक है। पाकिस्तान के टॉप 10 में से ना कोई भी एक सिलेक्ट कर लें। तो जो टॉप में है उनमें मैं आपसे जिक्र करना चाहूँ, अगर आपके पास, जैसा आपने कहा कि मेरे पास एक थोड़ी सी इन्वेस्टमेंट मौजूद है, ठीक है ना, सेविंग्स है, क्योंकि ग़ालिबन जो मुनासिब किस्म के ब्रोकर्स हैं ना, उनकी जो अकाउंट ओपनिंग की शराइत हैं वो ग़ालिबन 50,000 से स्टार्ट होती हैं, ठीक है। खोल 5,000 से भी देते हैं, लेकिन 5,000 से जो अकाउंट खोलते हैं ना, फिर वो इज़्ज़त भी नहीं देते, ना आपको रिसर्च प्रोवाइड करेंगे, ना आपके ईमेल्स का जवाब दे रहे होते हैं, ठीक है ना। तो आप एक किस्म के लावारिस घूम रहे होते हो, आपको कोई सवाल है, कोई जब फिर आप जो है इंटरनेट पे सर्च कर रहे होते हो कि यार ये चीज़ का मतलब क्या है, इस चीज़ का मतलब क्या है। तो अगर आपके पास 50,000 तक हैं, ठीक है, तो मैं आपसे कहूँगा कि AKD वालों का ऑप्शन आपके पास अवेलेबल है, आरिफ अभी अवेलेबल है, ठीक है, फौजी सिक्योरिटीज़ अवेलेबल है, ये 2-3 हैं। फिर मेरा अपना जो मेरा ज़िंदगी का पहला अकाउंट था के ट्रेड के साथ, तो आज तक के ट्रेड के साथ ही है, ठीक है। तो अगर आप के ट्रेड भी लेना चाहते हैं, ये गुड है, ठीक है, क्योंकि इनके ऊपर ना थोड़ी सी नज़र रहती है SEC की, लेकिन फिर भी अगर आपकी इन्वेस्टमेंट जब करोड़ों में चली जाए, तो फिर आप एक CDC इन्वेस्टर अकाउंट खुलवा के तो जो शेयर्स हैं वो ब्रोकर से ट्रांसफ़र कर सकते हैं अपने उसके अंदर, तो फिर ब्रोकर मैटर नहीं करेगा। लेकिन फ़िलहाल जो आपकी बातों से मुझे अंदाज़ा हो रहा है कि आपकी जो इन्वेस्टमेंट है ग़ालिबन 10 लाख से मुश्किल ही ऊपर जाए, तो इसलिए जो है वो आई थिंक इन चारों में से कोई भी एक ब्रोकर आप सेलेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। अब बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन जो आपने पूछा है, हाउ टू ओपन एंड मैनेज अ ट्रेडिंग अकाउंट। देखें, अब यहाँ पे ना एक चीज़ समझने की ज़रूरत है, जो स्टॉक मार्केट का अकाउंट होता है ना, जब आप अकाउंट खुलवाना चाहते हैं स्टॉक मार्केट का, उसके लिए जो आपके पास रिक्वायरमेंट्स है ना, वो एक बैंक अकाउंट होना चाहिए, ठीक है। अगर आप खुलवा रहे हैं अपने, ठीक है, तो आपके नाम पे बैंक अकाउंट होना चाहिए। अगर आपकी वालदा खुलवा रही हैं तो वालदा के नाम पे बैंक अकाउंट होना चाहिए, और उन्हीं के नाम पे आप स्टॉक मार्केट का अकाउंट खुलवाएंगे। 2 चीज़ें हो गई, सोर्स ऑफ इनकम प्रोवाइड करेंगे, ये तीनों चीज़ें मैच कर गई, तो आपके पास अकाउंट ओपन हो गया। अब जब अकाउंट ओपन होगा ना, तो जिन ब्रोकर्स का मैंने जिक्र किया इन सब की मोबाइल एप्लीकेशंस हैं, तो
गालिबन हफ़्ता लगता है अकाउंट खुलने में। जब वो आपके पास हफ़्ता पूरा हो जाए, ठीक है, तो फिर आप उनकी एप्लीकेशन की जो आईडी होगी ना, आपको प्रोवाइड की होगी उन्होंने, ठीक है, लॉगिन आईडी एंड पासवर्ड, उससे आप लॉगिन करेंगे। लॉगिन करने के बाद आप उसमें पहली चीज़ करेंगे, उसमें पहले ही वो इनिशियल डिपॉज़िट ले चुके होंगे आपसे ना, यानी कि जो आप अकाउंट खोलते वक्त एक इनिशियल डिपॉज़िट देंगे तो वो आपके अकाउंट में पहले से पड़ा हुआ होगा, उस पर आपने शेयर्स खरीदने, ठीक है। अब यहाँ पे ओपन तो आपको समझ में आ गया। अब मैनेज ट्रेडिंग अकाउंट, मेरा जो अपना फॉर्मूला है ना वो ये है कि मैं अपनी जो इन्वेस्टमेंट्स हैं ना उनको 30-30-30 में डिवाइड करता हूँ और 10 में, सही है। यानी कि 30% मेरी इन्वेस्टमेंट पड़ी होती हैं ग्रोथ स्टॉक्स के अंदर, 30% मेरी इन्वेस्टमेंट पड़ी होती हैं जो मॉडरेट रिस्क वाले स्टॉक्स हैं, और 30% पड़ी हुई होती हैं स्टेबल स्टॉक्स के अंदर, और 10% मेरी कोशिश होती है कि मैं कैश को रखूँ। यानी कि अगर 10 लाख रुपए मेरे पास हैं, 3 लाख मेरे लगे हुए होंगे ऐसे स्टॉक्स में जिनका मुझे पता है पॉसिबली कि ये फ्यूचर में बहुत ज़्यादा अच्छी ग्रोथ दे सकते हैं, ठीक है। 30% या 3 लाख रुपए मेरे ऐसी स्टॉक में पड़े हुए होंगे जो कि मुझे पता है मॉडरेट एक स्लो स्टडी या ब्लू चिप कंपनी के अंदर पड़े हैं जो कि स्लोली ग्रो कर रही है, ठीक है। और फिर 3 लाख जो है वो ऐसे स्टॉक में होते हैं जो कि सिर्फ डिविडेंड के लिए मैंने रखे हुए होते हैं, जैसे मोस्ट ऑफ द टाइम मैं DCR में रखता हूँ, ठीक है। अब डिस्क्लोज है, लेकिन पॉइंट इज़ कि जो है ना ऐसे स्टॉक में जो सिर्फ आपको खामोशी से डिविडेंड देता रहे, कि कल को अगर मार्केट डंप करती है या मार्केट गिर जाती है, ठीक है ना, और सारे स्टॉक्स आपके नेगेटिव में भी चले जाते हैं, तो भी डिविडेंड जो 3 लाख वाला स्टॉक पड़ा हुआ है ना आपके पास, उसका फ़ायदा क्या होता है कि वो कुछ ना कुछ अमाउंट आपको देता रहता है बैक एंड पे ना। और 10% हमेशा कैश आपके पास फ्री होना चाहिए, क्योंकि पता ही नहीं चलेगा कब अपॉर्चुनिटी आपके पास आ जाती है। ये मेरा फॉर्मूला है। अब इसमें जो है सिचुएशंस देख के हिसाब से मैं एडजस्ट करता रहता हूँ, सही है। अब जैसे मैंने 10 लाख पे आपको समझाया, आप उसको 1 लाख पे भी कर सकते हैं, जिस तरीके से आप करना चाहें कर सकते हैं, ठीक है। अब जैसे कि आपके मामलात है ना, जैसे कि आप बता रहे हो कि आपको फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस चाहिए, सारी चीज़ें चाहिए, तो मैं आपसे एक बात कहूँगा, जो आपने इनिशियल डिपॉजिट डाला है ना, इसके अलावा स्टार्टिंग में मज़ीद पैसे मत डालिएगा, जमा करते रहिएगा, ठीक है, लेकिन फ़ौरन स्टॉक मार्केट में मत डालिएगा, क्योंकि जब आप स्टॉक मार्केट स्टार्ट करते हैं ना तो आप गलतियाँ करेंगे, दिस इज़ 100% श्योर कि आप गलती करेंगे, ठीक है ना। और पॉइंट इसके फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स में क्या होता है कि जो आपकी गलतियाँ होती हैं वो बहुत एक्सपेंसिव हो जाती हैं, और समटाइम्स क्या होता है कि इंसान उस गलती से कभी रिकवर कर ही नहीं पाता। तो जो आपने इनिशियल डिपॉजिट डाल दिया, चाहे आपने 15,000 से स्टार्ट किया, 20,000 से, 50,000 से, जितने से भी स्टार्ट किया, नेक्स्ट मनी आप कम से कम 2 महीने तक मत डालिएगा, सही। आप सिर्फ शुरू में उससे स्टॉक ख़रीदना और बेचने की प्रैक्टिस करेंगे, कौन सा स्टॉक कैसे ख़रीदा जाता है और कैसे बेचा जाता है, ठीक है। अब मेरी वेबसाइट के ऊपर एक वीडियो होगी हाउ टू यूज़ के ट्रेड की ऐप, ज़्यादातर ऐप्स ऐसे ही चलती हैं, ठीक है ना। आपने स्टॉक ख़रीदना कैसे है, पहले तो आप जाएंगे एक एक दो दो स्टॉक ख़रीदने की कोशिश कीजिएगा, कौन सा स्टॉक कैसे आता है, ठीक है ना। फिर आप देखिएगा कि सेटलमेंट होने में या मामलात में पहले 1-2 महीने जस्ट आप एक्सपेरिमेंट करेंगे। आपने स्टॉक मार्केट को एक बिज़नेस की तरह लेके चलना है। जैसे इस बिज़नेस में आप शुरू में एग्रेसिव नहीं जाते, आप जस्ट ऑब्ज़र्व करते हो मार्केट के हालात को देख के कि कौन सी चीज़ें काम करती हैं, कौन से प्रोडक्ट काम करते हैं, कौन से नहीं, आप वो चीज़ें ऑब्ज़र्व करते जाओगे। और उसी दौरान आप लोग जितने फाइनेंशियल मैगज़ीन्स हैं ना पाकिस्तान की, उनको सब्सक्राइब करने की कोशिश करोगे, ठीक है। यानी प्रॉफिट हो गया, ठीक है, ज़्यादातर लोग जो स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान है इनके ऑफिशियल चैनल्स को सब्सक्राइब करो, ठीक है। तो और पाकिस्तान के अंदर जो कॉमर्स का वो है प्लेटफॉर्म, क्या नाम था यार उसका, पहले बनाएगा तो मैं याद आएगा तो मैं डाल दूँगा, उसको सब्सक्राइब करो, ठीक है ना। तो ये सारी चीज़ें आप सब्सक्राइब करें, ठीक है। और एक एक अपनी हैबिट बना लें कि आपके पास जो है वो ट्विटर होना चाहिए, ठीक है ना। तो ट्विटर आप डाउनलोड करें, और ट्विटर में कोई आपने फजूल चीज़ नहीं करनी, सिर्फ आपने जो बड़ी बड़ी कंपनियां हैं ना, ठीक है, ट्विटर और लिंक्डइन दोनों में काम चल जाता है, लिंक्डइन हो तो इवन बेटर, सही है ना। आप जो बड़ी बड़ी कंपनी हैं उनके CEOs के नाम निकालें, ठीक है। मिसाल के तौर पे आप हबको में इन्वेस्ट करना चाहते हैं, हबको का CEO का नाम सर्च किया, उसको उठा के लिंक्डइन में कॉपी करके फॉलो कर लिया। यानी कि आप सबसे पहले उनको फॉलो करना स्टार्ट करेंगे, वो सोच कैसे रहें, सही ना। अब मिसाल के तौर पे अगर कोई कंपनी है जो कि हायरिंग करना स्टार्ट हो गई है, ठीक है, सडनली बड़े बड़े इन्वेस्टर्स को, मतलब बड़े बड़े जो इंजीनियर्स हैं उनको हायर कर रही है, तो वो ज़्यादातर जो पोस्ट आती हैं वो कहाँ पे आती हैं, वो लिंक्डइन पे आ रही होती हैं। तो आपको देख के पहले ही अंदाज़ा हो जाएगा कि भाई हो सकता है कि इन फ्यूचर कंपनी जैसे मारी एनर्जीज़ ने, हाँ, बाकायदा तौर पर अनाउंसमेंट से पहले हायरिंग वगैरह स्टार्ट कर दी थी IT वाले प्रोफेशनल्स के लिए, कि उनको IT में जब वो कदम रख रहे थे, तो
ये सारी चीज़ें आपको हिंट लिंक्डइन पे मिलेगा। लिंक्डइन पे ज़्यादातर जो अच्छे लोग हैं वो आप लोगों को मिल जाएंगे, ठीक है। तो आपने उनको भी फॉलो करना स्टार्ट कर देना और इस तरीके से आपने अपने ट्रेडिंग अकाउंट को मैनेज करना है। हमेशा कुछ ना कुछ कैपिटल या कैश आपके पास होना चाहिए अकाउंट के अंदर, सही है। 2 महीने जब आपके पूरे हो जाएं और आपको चीज़ें समझ में आ जाएं कि भाई कौन सा स्टॉक कैसे उठाना है, क्योंकि समटाइम क्या होगा, आपने एक की जगह दो डाल दिया, अब एक की जगह दो डाल दिया या एक जीरो की जगह 2 जीरो कर दिया, तो आपको अंदाज़ा नहीं होगा आप कितना बड़ा नुकसान खा जाओगे। तो 1-2 महीने जब आप कुछ नहीं करोगे ना, जस्ट इन्हीं के पैसों के ऊपर मस्ती करोगे, ठीक है ना, एक्सपेरिमेंट्स कर रहे होगे, आप इसमें एरर, ट्रायल एंड एरर कर रहे होगे, तो आप बहुत से चीज़ों में बेहतर होना शुरू हो जाओगे। फिर 2 मंथ्स के बाद जब आपको एक बेसिक लेवल ऑफ आइडिया हो जाए ना कि भाई ये क्या है, देन आप उसमें जो आपने पैसे अभी तक जमा करते रहे, फिर वो आस्ते आस्ते डाल के अपने स्टॉक्स जो आपने लिस्ट बना ली, ठीक है ना। मैंने क्या करता हूँ कि भाई मेरे पास वॉच लिस्ट में 15-20 स्टॉक्स हैं जो मैंने कैलकुलेट किए हैं, जिसकी मैंने फंडामेंटल वैल्यू निकाल ली, ठीक है। मैंने मिसाल के तौर पे अगर एंग्रो रखा हुआ है तो मुझे पता है मेरी एंग्रो की वैल्यू क्या है, ठीक है। मैंने इसी तरह अगर मिल्लत रखा हुआ है तो मुझे पता है मिल्लत की मेरे हिसाब से वैल्यू क्या है, क्योंकि मैं आपको क्या समझाता हूँ, स्टॉक मार्केट इज़ ऑक्शन प्लेस। आपको चीज़ की कीमत खुद निकालनी और वो वॉच लिस्ट में रख लेना है। जो स्टॉक आपको अच्छी कीमत में मिल रहा हो वो उठा लें, ठीक है। और अगर आप बिल्कुल 10 साल के होराइजन में, फिर तो कुछ नहीं छेड़ें। लेकिन अगर आप मार्केट को बीट करना चाहते हैं तो जब स्टॉक गिरे उठाएं, थोड़ा सा ऊपर चला जाए बेच दें, गिरे उठाएं तो ऊपर करके बेचते हैं। तो इसमें जो है ना वो 30% जो मेरा ग्रोथ स्टॉक वाला ओरिजिन होता है उसमें मैं यही कर रहा होता हूँ, जो 3 लाख मैंने रखे हुए होते हैं, ठीक है ना, मतलब 30% जो रखे हुए होते हैं उसमें क्या करता हूँ मैं, वो स्टॉक खरीदा बेचा तो उससे थोड़ा बहुत ट्रेडिंग में मेरी चलती रहती है, सही है। तो ये होता है, इस तरीके से मैं अपना ट्रेडिंग अकाउंट मैनेज कर रहा होता हूँ। अच्छा, हाउ टू, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, हाउ टू सिलेक्ट सूटेबल स्टॉक्स फॉर लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट। देखिए, लॉन्ग टर्म के लिए ना आपको आपको मैं बताया कि एक ब्लू चिप्स, मतलब 30% मेरा क्या होता है, ग्रोथ स्टॉक या ट्रेडिंग वाले स्टॉक्स जो चल रहे होते हैं। 30% मेरे क्या होते हैं, ऐसे स्टॉक्स जो कि ब्लू चिप हैं, और 30% इज़ डिविडेंड ओरिएंटेड स्टॉक्स, जैसे कि DCR, मैंने आपको एक एग्जांपल दी, ठीक है। DCR के अलावा भी हो सकता है लोग और स्टॉक्स को पसंद करते हो, बट मैं डिविडेंड के लिए DCR को पसंद करता हूँ, ठीक है ना, क्योंकि DCR का नज़र आता है कि यार मेरी आंखों के सामने मॉल है, यार दोस्तों के साथ जाके फ्लेक्स भी कर सकते हैं, यार ये मॉल का जो है मालिक हूँ। वैसे इसी चक्कर में मैंने उठाना स्टार्ट किया था, लेकिन बाद में DCR के मैंने फंडामेंटल्स देखे तो मुझे अच्छे लगे। तो मेरा जो, मतलब मैंने DCR तब उठाना स्टार्ट किया था गालिबन जब वो 13 रुपये का था, और आज वो 38 रुपीज़ का है, सही है। तो पॉइंट इस कि मैंने उस वक्त उसमें एक इंट्रेंसिक वैल्यू देखी थी, मैंने उस वक्त उठाना स्टार्ट कर दिया था, ठीक है। तो इसी तरह आप भी एक डिविडेंड ओरिएंटेड स्टॉक देख लीजिएगा, एक ग्रोथ ओरिएंटेड और एक ब्लू चिप। मतलब 10-12-15 स्टॉक जो मैंने आपको बता दिए ना, इसमें आपने खुद से बैठ के एवेलुएट कर लेने कि भाई ये मेरे 15 स्टॉक हैं, इसके अलावा मैं किसी कंपनी को हाथ नहीं लगाऊंगा। जो बिज़नेस समझ में ना है उसकी तरफ तो जाना ही नहीं है, क्योंकि टेक्निकली आप खरीद तो बिजनेस रहे हो ना। तो ये चीज़ याद रखिएगा। हाउ टू रिसर्च एंड एनालाइज कंपनीज। अब यहाँ पे मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ, ठीक है। देखिए, रिसर्च एंड एनालिसिस आप अपने बिहाफ पे करोगे ना तो बहुत टाइम लगेगा आपको, सही है। तो जो 15 कंपनीज मिसाल के तौर पे मैंने आपको दे दी, ठीक है ना, आप इसमें ऐसे नहीं हो कि ब्लाइंडली जाके इन्वेस्ट कर दीजिएगा। जस्ट आपको एग्जांपल दे रहा हूँ, ठीक है। हब को ले लें, ठीक है, हब को एनालाइज करें, क्योंकि अगर मैं कोई कंपनी की बात कर भी रहा हूँ ना तो इसकी एक इंट्रेंसिक वैल्यू है जो कि मेरे माइंड में, जैसे, ठीक है ना। तो हब को मेरे हिसाब से 180 की वर्थ इट है, सही है। जब वो 180 की आती नहीं है तो मैं उसको मतलब कुछ कर नहीं सकते। तो आपने ख़रीदना तो है, अगर 180 में मिल जाए तो आइडियल है, नहीं मिल रहा तो कोई मसला नहीं है। जितनी प्राइस गिरती है उसकी 180 के करीब आती है, तो मेरे अगर बाकी स्टॉक्स प्रॉफिट में होते हैं तो मैं उनको बेच के उसमें आ जाता हूँ, ठीक है। जब वो आपको मिसाल के तौर पे ऊपर चला गया, अब वो प्रॉफिट में है, और बाकी कोई जो मेरी 15 कंपनीज में से कोई स्टॉक ऐसा है जो कि थोड़ा सा अपनी इंट्रेंसिक वैल्यू के करीब या नेगेटिव में चल रहा है, वहाँ से पैसा निकाल के वहाँ डाल देता हूँ। तो उससे जो है वो एक फ्लो ऑफ मनी भी होता रहता है, और उससे ये होता है कि थोड़े थोड़े प्रॉफिट्स भी आते रहते हैं। ये एक तो ये मेरा तरीका है, ठीक है। दूसरा, रिसर्च एंड एनालाइज कंपनी में ना आपको मैं एक बात बताऊं, मैं एक तो आपने खुद करनी, दूसरा कोई भी जो ब्रोकरेज हाउस है ना अच्छे वाले, जैसे AKD का उठा लें या जितने भी बड़े बड़े ब्रोकरेज हाउस हैं, उनकी एनुअल रिपोर्ट आती है कि एनुअल आउटलुक क्या लग रहा है उनको स्टॉक मार्केट का ना। तो आपने, सॉरी, हाँ, तो आपने वो आउटलुक पढ़ लेना है, सही है। उसके आउटलुक पढ़ने से आपका क्या होगा कि आपको अंदाज़ा होगा कि दुनिया, मतलब इस साल के एंड तक वो लोग क्या एक्सपेक्ट करते हैं, ठीक है। तो वो आउटलुक पढ़ें और अपना रिसर्च एनालिसिस करें। अगर आपको कंपनी का बिजनेस समझ में आ रहा है अपनी लिस्ट में डाल लें, वरना छोड़ दें। मेरा तो ये सिस्टम है, ठीक है।
और मैं लॉन्ग टर्म के लिए मैंने आपको बताया कि मैं डाइवर्सिफाइड कंपनी को पसंद करता हूँ, क्योंकि पाकिस्तान में ना कोई एक बिज़नेस आप कह ही नहीं सकते ये बूम कर रहा हो या वो कर रहा हो। तो ब्लू चिप कंपनी शायद आप जैसे लकी ले रहे हो तो आप लकी का पूरा जो है ना ग्रुप ऑफ कंपनीज ही खरीद रहे हो, टेक्निकली सी सीमेंट नहीं खरीद रहे, आप उसकी प्रॉपर्टी की भी खरीद रहे हो, आप उसके केमिकल की भी खरीद रहे हो, तो लकी इज़ अ गुड ऑप्शन। एंग्रो इज़ अ गुड ऑप्शन, एंग्रो का पूरा जो है ना आपके पास एम्पायर रहता है बीच में, ठीक है। एफ इज़ अ गुड ऑप्शन, वो सारी चीज़ें आ जाती हैं। तो ये आपको जो है वो देखना है कि आपका टारगेट क्या है, ठीक है ना। और चीज़ ख़रीदते वक्त ही असल कमाई होती है, याद रखिएगा। स्टॉक मार्केट में जो रियल प्रॉफिट होगा या लॉस होगा वो डिफ़ाइन कब होता है, वो उस वक्त होता है जिस वक्त आप स्टॉक परचेजिंग का ऑर्डर लगाते हो, ठीक है ना। तो आपने लिमिट ऑर्डर लगाना है, वो भी तब लगाना है अगर मार्केट में आपको अच्छी एंट्री नहीं मिली है, बैठ जाओ, कोई मसला नहीं है। नुकसान खाने से वेट करना बेहतर होता है। जब मार्केट लाल हो, मुल्क में मतलब डर का माहौल चल रहा हो, उस वक्त आपकी जो पसंदीदा कंपनीज हैं उसमें जो जो डिस्काउंट में मिल रहा है उठा लो, ठीक है। रश करने की ज़रूरत नहीं होती। मेरा अपना तरीका होता है ना, वो ये होता है कि अगर मिसाल के तौर पे मैंने 5,000 रुपये हर महीने डालने हैं ना स्टॉक मार्केट में, मैं अपनी सैलरी में से या जहाँ से मैंने आए मैंने उठा के स्टॉक मार्केट के अकाउंट में डिपॉजिट कर दिए। अब मैं उससे स्टॉक ख़रीदूँ या नहीं ख़रीदूँ ये मेरी मर्ज़ी है, लेकिन वो मेरे पास अवेलेबल लाजमी होते हैं, क्योंकि अगर पैसा ही आपके पास स्टॉक मार्केट में जिस वक्त अवेलेबल ना हो तो आप स्टॉक ख़रीदोगे कैसे, ठीक है ना। क्योंकि 9 से 3:30 बजे तक तो चलती है। अब मिसाल के तौर पर रात को 9 बजे न्यूज़ आई है, अब अगले दिन आप डिपॉजिट करोगे, डिपॉजिट को रिफ्लेक्ट होते होते तकरीबन 12 घंटे लग जाते हैं सम टाइम। क्या आपने 12 घंटे के बाद आपके अकाउंट में आ रहे हैं पैसे, आपने डिपॉजिट किया अभी बैंक से अपने, तो 12 घंटे तक तो वो स्टॉक आसमान में चला जाता है। तो आपके पास पहले से ही अकाउंट में पैसे पड़े हुए हो। मेरा तो ये तरीका होता है। स्टॉक में तब खरीदता हूँ जब मुझे डिस्काउंट पे मिल रहा होता है, जब मुझे नज़र आ रहा था मार्केट आज प्रॉफिट टेकिंग हुई भी है, मार्केट गिर रही है, मैं उसको उठाता हूँ, ठीक है जी। रिस्क मैनेजमेंट एंड इन्वेस्टमेंट स्ट्रेटजीज़ मेजोरिटी तो मैंने खैर आप लोगों को बातों में बता ही दी है। जो मेरा है, एक तो मैं स्वैपिंग कर रहा होता हूँ बार बार स्टॉक्स की, जो गिरता है प्रॉफिटेबल स्टॉक बेच के गरिया पे को उठा लेता हूँ, ठीक है ना। इस तरीके से स्वैप कर रहा होता हूँ जो अपनी मेरे पसंदीदा स्टॉक्स हैं या जो वॉच लिस्ट है मेरी। दूसरा, रिस्क मैनेजमेंट की बात की जाए, अब जैसे मैं बताता हूँ आपको, मेरा अपना एंग्रो का जो टारगेट है वो 323 रुपये के करीब है गालिबन, ठीक है, इस साल का, ठीक है। और मैंने एंग्रो उठाना सबसे स्टार्ट किया, मैंने 200 रुपये से भी नीचे था तब मैंने एंग्रो होल्डिंग्स उठाना स्टार्ट किया, सही है। और मेरा टारगेट कितना है, 300 का। आज जिस दिन ये वीडियो बन रही है एंग्रो चल रहा है 272 रुपीज़ का, सही है। तो अब मेरा टारगेट में 50 रुपये रह गए, और मेरी जो बेस प्राइस है जहाँ से मैंने स्टार्ट किया वहाँ से 70 रुपये पर आ चुके हैं। यानी कि 70 रुपये में प्रॉफिट में हूँ, 50 रुपये मज़ीद प्रॉफिट कमाना चाहता हूँ। तो याद रखिएगा, ट्रेडिंग हो या इन्वेस्टिंग हो, रिस्क इज़ इम्पॉर्टेंट। जैसे कि 10 रुपये अगर आप रिस्क ले रहे हो तो 10 रुपये के रिस्क में आप 10 से ज़्यादा ही कमाओ, ठीक है ना। 20 कमाओ, 30 कमाओ, 40 कमाओ। ऐसा ना हो कि आप 10 रुपये का रिस्क ले रहे हो 2 रुपये कमाने के लिए। रिस्क टू रिवार्ड रेशो आपका मिनिमम 1.5 होना चाहिए, ठीक है। अब ये स्विंग ट्रेड्स होती हैं ज़्यादातर जो मैं खेलता हूँ, ठीक है ना। आपका अपना हिसाब होगा, ठीक है, क्योंकि मुझे जो है वो कोशिश होती है मेरी कि मैं मार्केट को बीट करूँ, तो मैं ज़्यादा ट्रेड्स लेता हूँ, ठीक है। लेकिन मेरा अपना एक्सपीरियंस ये रहा है कि अगर आपके पास बड़ा कैपिटल है, ठीक है, तो आपकी जो रिस्क है वो इतना लेने की ज़रूरत नहीं है, आपको मल्टीपल स्टॉक मूवमेंट की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। मैं अपना जो कैपिटल है उसको ओवरकम करने के लिए कोशिश करता हूँ कि मैं ज़्यादा ट्रेड्स लेके तो ज़्यादा आगे आने की कोशिश करता हूँ, ठीक है। अब ये चीज़ मतलब मुझे होते 4-5 साल हो चुके हैं गालिबन, तो मैं कर पा रहा हूँ, लेकिन अभी आपको करने में टाइम लगेगा। तो अगर आपने रिस्क लेना है तो बहुत थोड़े से कैपिटल परसेंटेज से लीजिएगा ये चीज़। यहाँ तक हो गई। अगला सवाल आपका है कि लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट प्लानिंग फॉर 5 to 10 ईयर्स। मैं आपको बताया कि ऑलरेडी हमारे जो 2 स्टॉक्स हैं वो वैसे ही हैं। एक ब्लू चिप है, 30% हमारी एलोकेशन ब्लू चिप के अंदर हो रही होगी, 2-3 ब्लू चिप उठाए हुए हमने, और 30% हमने डिविडेंड ओरिएंटेड स्टॉक्स उठाए हैं। तो हमारी ऑलरेडी ही लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट चल रही है। बाकी जो 30% है उस पर हम लोग ग्रोथ ओरिएंटेशन में स्विंग ट्रेड्स भी ले रहे हैं, ग्रोथ ओरिएंटेड स्टॉक्स भी उठा रहे हैं, प्रॉफिट आ रहा है, निकल रहे हैं। जो गेम खेल रहे हैं वो 30% पे खेल रहे हैं, और 10% हमारे पास बैकअप पे हमेशा कैश होता है, क्योंकि पता नहीं होता कब क्रैश आ जाए। जब क्रैश आएगा तो वही चीज़ आपको डिस्काउंट में मिल रही होती है, तो ऐसा ना हो कि तब आपके पैसे ना हो। ये मेरा है, ठीक है जी। यहाँ तक आपके सारे सवालात मैंने आंसर कर दिए हैं, एंड होपफुली आपको सवालों का जवाब वगैरह समझ भी आ भी गया, ठीक है।
नेक्स्ट जो सवाल है, नेक्स्ट पॉइंट इज़ कि इफ़ पॉसिबल आई काइंडली रिक्वेस्ट यू टू शेयर योर व्हाट्सएप और सोशल मीडिया कॉन्टैक्ट और प्रोफेशनल प्लेटफॉर्म सो दैट वी कैन स्टे इन टच विद यू रेगुलरली। यार मैंने एक अटेम्प्ट की थी फेसबुक का ग्रुप बनाने की, ठीक है, कि उसमें जो है लाइकली माइंडेड लोग रहें, क्योंकि उसी से रियल ग्रोथ होती है ना, टू वे कम्युनिकेशन के लिए, कि आप भी कुछ कहो मैं भी कुछ कहूँ। लेकिन मैंने वो एक्सपेरिमेंट मेरा बहुत बुरे तरीके से फेल रहा। मैंने देखा लोग स्कैमर्स घुस जाते हैं और हज़ार चीज़ें होती हैं ना। और वो सी बात है, मैं अपना टाइम भी इतना नहीं दे सकता, मैं एक लिमिटेड आदमी हूँ, मेरे पास ज़िंदगी में 24 घंटे ही हैं। उसमें मैं कुछ निकाल के आप लोगों के लिए अलग कर देता हूँ, लेकिन फिर भी मेरे पास है तो 24 घंटे ही ना, मेरा टाइम है यार, मुझे आप कोई पे तो नहीं कर रहे ना, ठीक है। अच्छा, और दिस इज़ वन ऑफ द रीजंस मैं लोगों को कभी ये नहीं बताता कि ये ख़रीदो ये बेचो, ठीक है, कि भाई मैं अगर कोई चीज़, मेरी रिसर्च है ना, मेरी रिसर्च है, अगर मेरी रिसर्च पे मैं कोई ट्रेड एग्जीक्यूट कर रहा हूँ तो उसका प्रॉफिट और लॉस मेरा है, ठीक है ना। अब मैं आपको एक नॉलेज प्रोवाइड कर देता हूँ, भाई ये रिसर्च है, ये उठा के ये बेच दो, सही है। अब आपको प्रॉफिट हो गया, क्या आप मुझे प्रॉफिट में से हिस्सा दोगे? मेरी रिसर्च की जो मेरी मेहनत है, नहीं दोगे ना। अगर आपको लॉस हुआ, आप बुरा भला तो बोलोगे, तो उसमें टेक्निकली मुझे कोई फ़ायदा है नहीं। तो उसलिए मैं ना आप लोगों को फ्यूचर की प्रोडिक्शंस कम बताता हूँ, मैं जस्ट आपको थॉट प्रोसेस समझाता हूँ, जिसको समझना ही इंपॉर्टेंट है। जो लोग अक्लमंद हैं ना, उनको यही पता होना चाहिए कि सोचा कैसे जाता है, ठीक है ना। एच की जगह मीज़ान हो सकता है, लेकिन मीज़ान या एच उठाया क्यों था, समझना ये इंपॉर्टेंट है। क्योंकि आज इस स्टॉक को इस वजह से उठाया था, अगले दिन वही वजह दूसरे स्टॉक पर भी लग सकती है, तो थॉट प्रोसेस समझना इंपॉर्टेंट होता है। तो दूसरा अभी यही है फ़िलहाल करंटली तो अवेलेबल जो मेरे पास, वो यही ऑप्शन है कि आप मेरे पास व्हाट्सएप का जो चैनल है उससे कनेक्टेड रहें। वो मैं खुद पर्सनली यूज़ कर रहा होता हूँ, तो आपको अंदाज़ा भी हो रहा होगा, मैं जब टाइप करता हूँ तो बहुत सी गलतियाँ होती, काफ़ी सारी चीज़ें होती हैं, वो मैं खुद ही मैनेज कर रहा हूँ, कोई सोशल मैनेजर नहीं है मेरा, ठीक है। बाकी जो मैं आल्सो कॉन्टेक्ट विद द फॉलोइंग डिटेल्स एंड होपफुली आपके सारे सवाल मैंने आंसर कर दिए हैं। तो मोस्ट लाइकली मुझे अब आपको कांटेक्ट करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, एंड मोस्ट लाइकली आपको कोई दोबारा ईमेल विद रिगार्ड टू क्वेश्चंस नहीं आएगा। होपफुली सारे क्वेश्चंस मैंने आंसर आउट कर दिए होंगे। अगर फिर भी कोई रहते हैं तो प्लीज़ डू कमेंट डाउन एंड ईमेल, आई विल गेट बैक टू यू, ठीक है। तो भाई अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है और आपने इससे कुछ सीखा है, आपकी जो इन्वेस्टिंग जर्नी में है ये हेल्पफुल रही है, तो काइंडली जो है वो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और उस बंदे को भी भेजिएगा जिसके लिए आपको लगता है कि ये वीडियो काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल हो सकती हो। तो उसका भी भला हो जाएगा, मेरा भी भला हो जाएगा, मुझे रीच मिल जाएगी, उसको नॉलेज मिल जाएगा और आपको सवाब मिल जाएगा, ठीक है। तो होप दैट्स ऑल, दिस इज माय साइनिंग ऑफ। अल्लाह हाफिज़।